अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 चैप्टर 3 के थर्ड हाफ की एक्सप्लेनेशन। थर्ड हाफ कंटिन्यू हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दिस इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। बेसिकली सेल की जितनी भी प्रोडक्शन ऑफ पावर है यानी एनर्जी है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, वो सारी कहाँ से आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोसेस होता है? बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उस खाने को हम ग्लूकोज की फॉर्म में इनटेक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उस खाने को तोड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसे कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एटीपी है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अब ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का काम और उसकी पहचान। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। जो बाहर वाली आपको मैट्रिक्स इसकी नज़र आ रही है या आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है वो काफ़ी स्मूथ होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर फोल्ड्स बने होते हैं यानी तहें लगी होती हैं। उन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। ये क्यों होती हैं? ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जगह ज़्यादा बन सके। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक मटेरियल नज़र आ रहा है, उसे आप कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लाजमी आपने करना है। एमसीक्यूज़ के लिए पावर हाउस वाली बात इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए इटसेल्फ ये इम्पॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम से ज़्यादा मिलते हैं देन यूकैरियोट्स। देन आ जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली प्लांट्स के अंदर, प्रोटेस्ट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज हैं। 3 किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है, एल्जियन प्लांट्स के, और इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करती है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये पिगमेंट क्या करती है, किस तरह से खाना बनाती है? ये सनलाइट को कैप्चर करती है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बाद में प्लांट यूज़ करता है फॉर मेकिंग और प्रिपेयरिंग ग्लूकोज फॉर इटसेल्फ। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। इंटरनल साइड पे इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टैक्ड। ये जो स्टैक्स हैं इनको हम अगर सबकी बात करें तो कहेंगे ग्राना, अगर सिंगुलर की बात करेंगे तो कहेंगे ग्रैनम। यानी ये जो कॉइन का एक स्ट्रक्चर है, सिंगुलर है तो ग्रैनम और सब है तो ग्राना। इसके अलावा ग्राना जो है उसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप क्या कहते हैं, यानी उस एक कॉइन को आप क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। कॉइन क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ आए कि किस तरह से बनाना है। तो ये जो एक थैला होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे आप कहेंगे थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होती है और इसके इर्द गिर्द जो आपको फ्लूइड नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। हर चीज़ लेबल्ड हुई है। क्रीम कलर का फ्लूइड आपको दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर के आपको थैलाकॉइड और ग्रैनम का स्टैक दिखा रहे हैं, रेड कलर के राइबोसोम्स भी नज़र आ रहे हैं आपको, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन भी उन्होंने शो की है एंड इसके पास भी अपना डीएनए है। उसके बाद आते हैं क्रोमो। क्रोमो का लफ्ज़ जिधर भी आएगा आपने याद रखना है, ये कलर से रिलेटेड है। तो ऐसा पिगमेंट जो कलर प्रोवाइड करता है, खास तौर पे ब्राइट कलर्स, जैसे कि कैरोटीनॉइड। क्लोरोप्लास्ट जो है फ्लावर की, क्योंकि कौन कौन से हिस्से जो हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं फ्लावर के, आपने वो याद रखना है कि उसका फूल जो है, उसका फल जो है वो ज़्यादा ब्राइट कलर का होता है। तो इसी वजह से क्रोमोप्लास्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? उसकी पेटल्स में और उसके फ्रूट्स में। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है इन हिस्सों को कलर देता है। और ये कलर क्यों होता है पौधों के अंदर? ताकि वो पोलिनेशन के दौरान डिफरेंट एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जितना ज़्यादा ब्राइट कलर होगा उतने ज़्यादा एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे। देन है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, लेकिन ये स्टोरेज का काम करता है। ये बेसिकली प्रोटीन, स्टार्च एंड लिपिड्स को प्लांट्स के अंदर स्टोर करता है। अब प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन से हैं? उसका तना यानी उसकी स्टेम, उसका बीज, उसकी सीड्स यानी एंड उसके रूट्स यानी उसकी जड़ें।
तो इजी है, सिंपल सा है। लॉन्ग क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, हर ऑर्गेनेली ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, थैलियाँ हैं, ठीक है, जिनके अंदर फ्लूइड जो है यानी पानी जो है वो भरा हुआ होता है। एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर वाटर भी होता है, फूड भी होता है। और कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा और स्पॉन्जीज हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसे वो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बॉडी से रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कुछ सेल्स जो हैं इन्हीं वैक्यूल्स की मदद से खाना भी इंजेस्ट करते हैं और खाने को स्टोर भी करते हैं। ये हमने ऊपर डिटेल में पढ़ लिया था। मैच्योर प्लांट सेल की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ा है कि उसके सेंटर में वैक्यूल होता है बड़ा सा, इसलिए हम उसे कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ये बहुत सारे जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जब प्लांट इमेच्योर होता है तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होना शुरू होता है छोटे छोटे वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। उसे जो इर्द गिर्द वैक्यूल के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और जो इसके अंदर का हिस्सा है सारा, जो इसका सैप वाला हिस्सा है, उसे हम कहते हैं सेल सैप। इसके अंदर सॉल्ट्स का सल्यूशन पाया जाता है। सॉल्ट्स जो हैं सिर्फ नमक नहीं होता बेटा, अलग अलग किस्म की नमकियात, मिनरल्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल की वजह से, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड में पुश हो जाता है, और ये वैक्यूल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे क्योंकि प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, सेल वॉल्स को अपने ऊपर एक प्रेशर फील होता है। ये वैक्यूल देखें ना, ये अपने आप को समझ लें आप एक टाइट बॉक्स के अंदर एक बैलून को उसकी फुल कैपेसिटी में फिल करके रखते, तो वो क्या करेगा, वो बैलून जो है वो बॉक्स की दीवारों पे प्रेशर डालेगा। उसी तरह प्लांट सेल को भी अपनी दीवारों पे प्रेशर फील होता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमिना का नाम है, प्रोसेस का नाम है टर्गर, और ये प्लांट सेल की शेप मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है सेंट्रियोल्स, बैरल शेप, इस तरह से सिलेंडर भी कह सकते हैं, बैरल भी कह सकते हैं आप। शेप ऑर्गेनेली है, ज़्यादातर एनिमल सेल्स और प्रोटिस्ट में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होती, प्लांट्स और फंजाई में भी नहीं होती, हायर प्लांट्स एंड फंजाई में। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं हमारे एनिमल सेल के अंदर। इन पेयर्स को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल करीब मौजूद होते हैं। हर सेंट्रियोल जो है उसके अंदर 9 ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो 3-3 का पेयर है ट्रिपलेट का। इन्होंने कलर से आपको वाज़ेह कर दिया है कि 3 अलग अलग ट्यूब्स आपको नज़र आ जाएं। तो ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज ट्यूब है, ये 3-3 का पेयर है, और इस तरह के टोटल 9 पेयर्स हैं, जो कि एनिमल सेल में, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपका एनिमल सेल है। एनिमल सेल में बल्कि न्यूक्लियस में तो इतना वाज़ेह नज़र आ नहीं रहा यहाँ पे। न्यूक्लियर एनवेलप के साइड में एक जगह पे सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे मार्क नहीं है सेंट्रियोल्स। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ग्रे कलर का, यहाँ पे देखें ये मार्क हुआ हुआ है सेंट्रोसोम, ठीक है। और यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा उसको ट्यूब लाइक ही शो करवाया है, मिल गया। नाउ बैक टू द टॉपिक। ये जो सेंट्रोसोम्स हैं या सेंट्रियोल्स हैं, जब भी कोई एनिमल सेल या प्रोटिस्ट का सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, यानी अपने आप को डिवाइड करने का अमल शुरू करता है, तो सेंट्रियोल्स भी अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके जो नया पेयर बना होता है वो ऑपोजिट पोल पे, एक हो जाता है सेल के नॉर्थ पोल पे और दूसरा चला जाता है साउथ पोल पे, और वहाँ जाकर ये लोग स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। आगे जाके हमने माइटोसिस मायोसिस पढ़नी है, उसमें हम स्पिंडल फाइबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बट स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली ऐसे धागे हैं जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए काम आते हैं सेल डिवीजन के दौरान।
और उसके अलावा जो सेल्स हैं जिनके पास सिलिया और फ्लैजिला है, उनके पास भी सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास। ऐसे सेंट्रियोल्स जो कि सिलिया और फ्लैजिला में मौजूद हों, उनको हम बेसल बॉडीज़ कहते हैं। और यही सेल्स जो हैं, ये बेसल बॉडीज़ जो हैं, ये सिलिया और फ्लैजिला को बनाने के काम आती हैं। इसमें आपके पास प्रोटेस्ट आ जाते हैं जिनके पास सिलिया और फ्लैजिला होते हैं ज़्यादातर। तो उनके सेंट्रियोल्स कहाँ मौजूद होंगे? सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास मौजूद होंगे, और वो क्या कहलाएंगे? बेसल बॉडीज़। एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स, और पेयर क्या कहलाएगा? सेंट्रोसोम। और ऐसे सेल जिनमें सिलिया और फ्लैजिला होता है, उसमें ये कहलाएंगे बेसल बॉडीज़। और वहाँ पे ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला के उनके बारे में भी आपको बता दिया है कि छोटे छोटे, ये देखें मैं आपको स्ट्रक्चर से ही समझा देती हूँ। पैरामीशियम के साइड में आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, धागे लाइक। जब ये छोटे होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? छोटे धागे होते हैं, टेल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं थिन, तो इन्हें सिलिया कहते हैं। और जब साइड में यूग्लिना का देखें, एक ही बड़ा सा धागा है, उसे हम कहते हैं फ्लैजिला। ये किस चीज़ के लिए काम आते हैं? ये ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के लिए काम आते हैं। ऑर्गेनिज्म इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके आगे या पीछे मूव करता है। यहाँ पे उन्होंने दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बताया है कि सिलिया शॉर्ट हैं और बहुत सारे होते हैं, जबकि फ्लैजिला लॉन्ग है और नंबर में कम होते हैं। यूक्रियोटिक सिलिया और फ्लैजिला के अंदर 9 पेयर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जो सेंट्रल पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। जबकि सिलिया और फ्लैजिला जो हैं बेसल बॉडीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, जबकि यहाँ हमने ऊपर पढ़ा जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं उनका फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूलिन से बना होता है। और सिलिया और फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। तो इसका अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें नज़र आ रहा है, या एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ नज़र आ रही है, तो वो ये हो सकती है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है। और फिर कंपैरिजन दिया गया है आपको प्लांट एंड एनिमल सेल्स का। साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल सेल में बताया गया है कि जेली लाइक ऑर्गेनेली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान मौजूद होती है। और फंक्शन भी हमने बताया था, साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फिर सेल मेम्ब्रेन का भी बता दिया है, न्यूक्लियस का भी बता दिया है। डिटेल में मैंने आपको ये पढ़ाए हैं, इसलिए इस टेबल को एक बार आपसे गो थ्रू कर लें तो आपका काम हो जाएगा। देन स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चर वाइज इनको क्या क्या एडवांटेजेस मिलती हैं? सबसे पहले प्लांट के स्ट्रक्चर से उसे क्या एडवांटेजेस मिलती हैं? तो प्लांट के पास एक रिजिड यानी सख्त सेल वॉल है, सेलुलोज की बनी हुई, जो कि उसे प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है। लार्ज वैक्यूल की वजह से ज़्यादा पानी, न्यूट्रिएंट्स स्टोर कर सकता है, ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर सकता है। और टर्गर प्रेशर की वजह से, जो कि फिनोमिना आपको समझाया है कि दीवारों की तरफ वैक्यूल की वजह से एक पुश सा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो स्टिफ नज़र आता है, तो सेल की शेप मेंटेन करता है। उसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया था, छोटे छोटे चैनल्स हैं जिसके ज़रिए से सेल जो है, एक सेल दूसरे सेल के साथ अपना मटीरियल एक्सचेंज करता है। तो इससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी मिलती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी ईजी हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए प्लांट सेल के। अब एनिमल की एडवांटेज देखें अगर, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम की एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होती है। ठीक है। उसके बाद लाइजोसोम्स हैं, ये हमारा वेस्ट मटेरियल ब्रेक डाउन करने में और हमारी साइकिल चलाने में, रीसाइकल करने में, हमारे सेल के अंदर सफाई करने में किरदार अदा करते हैं। ठीक है। अगर लाइजोसोम नहीं होंगे तो ना तो वेस्ट प्रोडक्ट या जो हमारे हार्मफुल या टॉक्सिक सेल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, या डिटोरेटिंग सेल्स हैं यानी जो मर रहे हैं या बीमार हैं, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो सेल के अंदर ही बीमारी फैलाएंगे। तो लाइजोसोम उन्हें तोड़ फोड़ के सेल से बाहर निकालते हैं, यानी क्लीनिंग का काम भी करते हैं और रिसाइकलिंग का भी। उसके अलावा फ्लैजिला और सिलिया जैसे स्ट्रक्चर जो हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे जो ह्यूमन का स्पर्म सेल है, उसके अंदर फ्लैजिलम अगर नहीं हो तो वो कभी भी एग की तरफ नहीं जा पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा
सेल वॉल ना होने की वजह से हम अपनी शेप इजीली चेंज कर सकते हैं और ये हमारी मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल जो है उसे इन्फेक्शन साइट या इंजरी साइट पे जाने के लिए जगह चाहिए होगी, तो अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो हर जगह पे फिट नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि ऐसे चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो टॉपिक मज़ीद कवर करूँगी तो वीडियो और लंबी होती जाएगी। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी हो और आप लोगों को समझ आई हो। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।